क्या पर सवर्ण संधि को आप लोग नहीं समझ पाते हैं? डाउट है? जो भी डाउट है सब आज की इस वीडियो में क्लियर होंगे। इसका सूत्र क्या है, इसका नियम क्या है, उदाहरण क्या है, कैसे जो है शब्द बना है, और इसको अंत में हम एक ट्रिक भी जानेंगे जिससे समझ पाएंगे कि हाँ ये शब्द जो है पर सवर्ण शब्द संधि का ही उदाहरण है। तो चलिए, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग संस्कृत में जो है व्यंजन संधि की सीरीज बाय सीरीज पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा लगभग आज जो है, आज का जो ये वीडियो है व्यंजन संधि का 7वें नंबर का होगा, यानी 7वें नंबर का है। इससे पहले जो है हम लोग षष्टुत्व, सचुत्व, जसत्व, चतुर्थ और लत्व और अनुस्वार ये आदि संधियां जो है पढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे वो लोग जाके चैनल पे देख लें, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है व्यंजन संधि से संबंधित, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन संधि है उसका सूत्र देख के हम लोग क्या है डर जाते हैं कि ये संधि क्या कह रहा है तो इजी, बस उसके सूत्रों को यदि हम समझ जाते हैं, उसको तोड़ना जान जाते हैं तो हमारे लिए क्या है इजी हो जाता है। तो चलिए इस सवर्ण संधि को भी हम लोग बनाते हैं इजी, और इजी बनाने के लिए हमें क्या है कुछ जो है पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तब आप लोगों को पर सवर्ण संधि जो है चुटकियों में आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सूत्र, क्योंकि मैंने सारे जो भी पढ़ाए हैं सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़े हैं सूत्र। तो जो हमारा पर सवर्ण संधि का सूत्र है, तो हमारा सूत्र है अनुस्वारस्य। इसका सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यही क्या है, यही पर सवर्ण, पर सवर्ण, ठीक है। ये तो है इसका क्या सूत्र, ये सूत्र है पर सवर्ण संधि का, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। आपको यही के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है उस जो पाणिनि जी ने हमें संस्कृत की वर्णमाला दी है, अयु उड़रेली का एवं एवच हय वरट लड़ यमंगड़नम जब या गड़ दस कप छट चतर कपय शसर ह ल, ये क्या हमारा, लेकिन यही प्रत्याहार कैसे बनेगा उसके लिए मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए सूत्र को हम तोड़ते हैं, तो इसके सूत्र को भी हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र को जब पढ़ते हैं, यानी अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें एक अनुस्वार निकल के आएगा, ठीक है। फिर क्या निकल के आएगा, ये यही में क्या है यह, और पर सवर्ण निकल के आएगा, ठीक है। अब इसका पूरा जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुस्वार से मतलब क्या हो गया, अनुस्वार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या है, जो ये हम चंद्र बिंदु पढ़ते हैं ना, जैसे चांद लिखा है या आंख लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, ऐसे हम लोग संस्कृत में घंटा लिखते हैं, ठीक है, गंगा लिखते हैं, ठीक, और क्या लिखते हैं, दंड लिखते हैं। ये सारे क्या है हमारे उदाहरण इसी पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। इसको पढ़ने जानेंगे। तो अनुस्वार मैं अभी बता रही हूँ कि अनुस्वार क्या है, में जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं या हम बिंदी भी समझने के लिए बिंदी भी कहते हैं, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। अब यही क्या, ये क्या है, एक प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार क्या बना, यह प्रत्याहार। अब ये जो यह प्रत्याहार है कैसे बना, अब देखिए इसमें यह कहाँ है, ठीक है। ये जो हम सूत्र लिखे हैं, तो जिन सूत्रों का नाम था वही मैं लिखी हूँ, सारे सूत्रों का नाम नहीं था तो इसलिए नहीं लिखी, ठीक। अब इसमें यह क्या है, यह है पहला जो यह है, यहाँ पे यह है दिख रहा है। अब क्या है दूसरा यह कैसा है, फ्रंट वाला है, यानी ये वाला है, ठीक। यानी जब प्रत्याहार बनाएंगे, यह प्रत्याहार बनेगा तो इसमें इस य से लेकर इस य के बीच जितने वर्ण हैं वो हम लेंगे। बस क्या है, ये जो ट है, र है, म है, इया है, स है, स है, थ नहीं है, वह है, य, इनको कैसे हम छोड़ देंगे। जो हमारे हलंत वाले वर्ण हैं उनको हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि संस्कृत में इन वर्णों को हम बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण। तो ये जो ट है, म है, यहाँ पे ड़ है, यहाँ पे इया है, ये मूर्धन्य श है, ये बड़ा श है, ये वह है, ये कफ चटर, ये क्या एक ही है, इधर आ जाता, इसलिए मैं इसके नीचे लिख दी हूँ ताकि यहाँ पे जगह जो है बचा रहे। फिर कपय, उसमें ये जो ये है, तो जिसपे मैं गोला बनाई हूँ ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। क्या कहलाते हैं, इत संज्ञक वर्ण, ठीक है। इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ इतना ही है कि प्रत्याहार बनाने में ये अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, यानी प्रत्याहार बनाने के लिए इन वर्णों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमारा ये जो ये प्रत्याहार बना है, ये जो प्रत्याहार हम पढ़ रहे हैं बना है इसमें, तो ये और ये, तो ये जो यहाँ का ये वाला लिया गया है प्रत्याहार ही ना बना रहा है। फिर क्या है, इससे इसके बीच का देगा लेकिन अपने काम नहीं आएगा, ये दूसरे मतलब प्रत्याहार तो बना देगा लेकिन अपने क्या लिखा नहीं जाएगा। तो ये जो इत संज्ञक वर्ण है इनको हम नहीं लिखेंगे, इनका काम सिर्फ है प्रत्याहार बनाना, ठीक। तो अब यही प्रत्याहार में आपको समझ में आ गया कि ये वर्ण यानी य ल या मंगड़ न झब घड़ द जब गड़ द ख प छ ठ थ च ट त क प। अब इन वर्ण को यदि हिंदी वर्णमाला के आधार पे समझें, ठीक है, तो क्या क्या आता देखिए, क आ रहा है, ख आ रहा है, ग आ रहा है, घ आ रहा है, ठीक है, अंगा आ रहा है, ठीक। फिर क्या है, च
च फिर छ, छ कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। फिर क्या है, च छ ज कहाँ है हमारा, यहाँ है। फिर क्या है, झ कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे है। फिर ट ट फिर ठ फिर ड फिर ढ फिर अण, ठीक है आया। फिर क्या बचा, तवर्ग, तवर्ग का देखिए त, फिर ये था, फिर ये द, फिर ये ध, फिर ये न, आया हिंदी का वर्णमाला तथा द न। अब क्या बचा, प फ ब ब म। तब देखिए प फ ब कहाँ गया, ये रहा ब भ म, ये देखिए आया कि नहीं आया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो संस्कृत वर्णमाला में वर्ण है वो हिंदी का जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है, इन पांचों वर्णों के वर्ण हैं इसमें, है ना। साथ ही साथ इसमें ह भी, ह नहीं है क्योंकि ह से तो शुरू ही नहीं है, य से शुरू है ना, तो ये और क्या है, य वर्ण ल, जो हम संस्कृत में अंतस्थ वर्ण बोलते हैं वो, और क्या है हमारा पांचों वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यानी इसमें हमारा क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और क्या है, यण यानी अंतस्थ वर्ण है, जिसे हम संस्कृत में यण प्रत्यय बोलते हैं और हिंदी में य ल व बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, और हिंदी में क्या है, य ल व, ऐसे क्रम है। तो मतलब कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग का वर्ण, तवर्ग जो क से म तक हमारे वर्ण है इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और साथ में य व ल भी आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी हमारे यहाँ कौन कौन करेगा, कवर्ग पांचों खगोगांगा, चवर्ग का चछ जजइया, टवर्ग का तथा ददण, तवर्ग का तथा ददन, पवर्ग का पफ बब म, और फिर क्या बचेगा, य र ल व, ये भी काम करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारे ये होंगे तब क्या पर सवर्ण संधि होगी। अब यही प्रत्याहार मतलब समझ गए कि जो ये पांचों वर्ग है हमारा हिंदी वर्णमाला का, जो पांचों वर्गीय वर्ण कहलाते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग के, वो वर्ण आएंगे और ये वर्ण ल आएगा, ठीक। फिर सवर्ण, मतलब क्या है, एक मीन्स क्या होता है, दूसरा या दूसरे भी कह सकते हैं, पर मीन्स क्या हो गया, दूसरा या दूसरे, ठीक है। सवर्ण मीन्स क्या हो गया, समान वर्ण, क्या हो गया, समान वर्ण। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग यदि सीखते हैं, समझते हैं तो जो है संस्कृत क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। कठिन क्यों लगती है कि अब ये इसका मतलब क्या है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। अब ये मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे नहीं समझ पा रहे होंगे, यही कहाँ से आ गया। अब जब हमने दिया कि यही का मतलब यहाँ पे यही प्रत्याहार से मतलब है, और ये प्रत्याहार में हमारे जो है पांचों वर्गों के वर्ण आएंगे और ये वर्ण लाएगा। जो ये इतनी बात जब जान गए तभी ना जानेंगे। तो देखिए समझिए कि कौन सा चीज कैसे आया, तब जो है इसका नियम लागू। कठिन क्यों लगती है संस्कृत, क्योंकि इसमें जो वर्ण प्रयोग हो रहे हैं वो हमको नहीं समझ में आते हैं। आधा तो यह मालूम रहता है, आधा तो यह नहीं मालूम रहता है। तो जब हमें पूरा मालूम रहेगा तभी जो है हमारे लिए संस्कृत क्या होगी, इजी होगी। तो इजी बनाने के लिए आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि ये सूत्र क्या कहता है। ये सूत्र कह रहा है कि अनुस्वार होना चाहिए, फिर यह प्रत्याहार के होने चाहिए, और जो परिवर्तन होगा वो किसके आधार पे होगा, जो दूसरा वर्ण है उसके समान होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें अनुस्वार बनेगा, अब अनुस्वार कौन कौन से हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, एक है, अण है, न है और क्या है, म है। ये पांचों किसमें आते हैं, अनुस्वार की गिनती में आते हैं। किसमें आते हैं, इन पांचों को हम अनुस्वार वर्ण भी बोलते हैं। यानी जो अनुस्वार से यही पर का मतलब है कि अनुस्वार प्लस यही प्रत्याहार, और जो परिवर्तन होगा, जो बाद वाला वर्ण होगा, यानी प्रत्याहार का जो वर्ण होगा उसके आधार पे ये जो अनुस्वार किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, अंग में बदलेगा, चाहे या में, चाहे अणा में, चाहे न में, चाहे म में बदलेगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि पहले नियम बढ़ा दूं, चलिए यहाँ पे बता दे रही। अब जैसे शब्द आता है घंटा, यहाँ पे ये अनुस्वार है, इस घंटा को कैसे भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ये जो बिंदी है यहाँ पे, ये जो बिंदी है ये यहाँ पे अणा बन गया, लेकिन किस आधार पे बना है, तर्ग, तथा डड अणा। तर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है क्या होता है, अणा होता है। तो ये जो अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार है किसमें बदल गया, अणा में बदल गया। ऐसे एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम पढ़ते हैं गंगा, क्या पढ़ते हैं, गंगा। अब इसमें जो गंगा में ये जो अंगा का बिंदी है ऐसे बनेगा, गंगा। तो ये जो अंगा ग पे अनुस्वार का बिंदी है, अब ये जो ग है किसका उसमें है, कवर्ग का अंगा। ककर का पांचवा वर्ण कौन सा है, अंगा है। तो अब ये जो गंगा जब बनता है तो इस तरह से बनता है,
बनता है नहीं, ये जो अनुस्वार है कितना बदल जाता है, अंगा में बदल जाता है, बदलती है ना। तो जब अनुस्वार जो है, इस संधि का पूरा निचोड़ यही निकल के आता है सरल भाषा में कि जब अनुस्वार अंगा, इया, म, न और किसमें अण अनुस्वार वाले वर्ण में बदल जाए, यानी अंगा, इया, अण, न, म में बदल जाए, अब वो क्या कहलाएगा, पर सवर्ण संधि कहलाए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके नियम को समझ लेते हैं, तब उदाहरण बताएंगे, उदाहरण में जब बताएंगे तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अभी क्या हम लोग जाने हैं सूत्र, इसका सूत्र है अनुस्वार यही पर सवर्ण। तो अनुस्वार से अनुस्वार निकल के आया, यही से यह प्रत्याहार आया, और यह प्रत्याहार में हमारा पांचों वर्गों का वर्ण रहेगा, साथ ही साथ यह वर्ण ल रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सवर्ण मीन्स क्या हो गया, दूसरे वर्ण के समान। कुल मिला के पर सवर्ण संधि में हमारा जो अनुस्वार है, यानी ये जो बिंदी लगती है ना, जो अनुस्वार का मतलब जो अनुस्वार में जो बिंदी होती है वो किसमें बदल जाएगा, चाहे अंग में, चाहे इया में, चाहे ड में, चाहे न में, चाहे म में। जो हमारे पांचों अनुस्वार वाले वर्ण हैं, तवर्ग का अंगा, चवर्ग का इया, तवर्ग का अण, तवर्ग का न और पवर्ग का म। ठीक है, जो पांचवें नंबर पे वर्ण है, इसको मिटाते हैं तब आपको समझ में आएगा। संधि में हमारा कुल मिला के ये जो बिंदी है ये किसमें बदलती हुई नजर में आएगी, अंगा बनेगा, चाहे इया बनेगा, या फिर अण बनेगा, या न बनेगा, या म बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। बस कुल खेला किसका है, अंगा, इया, अण, न, म का है। अब जैसे इसको समझ लीजिए, पहले क है, ख, ग है, घ है, अंगा है। अब इस पूरा अंगा, इसका जो पांचों में कौन सा है, अंगा है। ठीक, च, छ, ज, झ, इया। ठीक, फिर ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये पांचों हमारा क्या है, ये है ना, पांचवें नंबर पे हमारा ये वाला वर्ण लेके नहीं आ रहा है। जैसे जसत्व संधि में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन रहा है, दूसरी तरह से मैं समझा दे रही हूँ कि जैसे जसत्व संधि में क है तो ग आ रहा था, ठीक, और च है तो ज आ रहा था, फिर क है तो द आ रहा था, प है तो ब आ रहा था। ठीक, उसी तरह सवर्ण संधि में यदि क है, यानी क में यदि ख आए, ग आए, चाहे घ आए, इन चारों में से कोई भी वर्ण आए, बनेगा क्या, हमारा अंगा बनेगा। ठीक, इसी तरह चाहे च है, चाहे छ है, चाहे ज, चाहे झ, बनेगा क्या, हमारा इया बनेगा। ठीक, ऐसे ही ट है, थ है, ड है, चाहे ढ है, बनेगा क्या, हमारा अण बनेगा। थ, द, ध, ये आ गया। तो का पांचवा वर्ण कौन सा है, न, और पवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, म है। यानी यदि चारों में से कोई वर्ण आ गया तो म बनेगा, जो अनुस्वार बिंदी है वो म में बदल जाएगा। और इसको अच्छे से बता दूं, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चीजों को समझना जरूरी है, क्लास लंबी होगी चलेगा, लेकिन चीजों को क्या है, समझना जरूरी है। अब जैसे अनुस्वार बिंदी है, अब ये बिंदी यदि कवर्ग का वर्ण आ गया तो कवर्ग का पांचवा कौन सा है, अंगा है। ठीक है, तो ये जो बिंदी है अंगा में बदल जाएगी, चाहे क आए, चाहे ख आए, चाहे ग आए, चाहे घ आए। ठीक, तो ये वर्ण, ये जो अनुसार यानी जो बिंदी है वो किसमें बदल जाएगा, अंगा में बदल जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही जब बिंदी जो है अनुसार जो चिन्ह है, यदि चवर्ग आ गया, कौन सा वर्ण आ गया, चवर्ग, अब क्या बनेगा, हमारा इया बनेगा। क्या बनेगा, इया। ऐसे ही जब ये बिंदी आए, टवर्ग आ गया, यानी टवर्ग से मतलब क्या है, टाटा डाडा से मतलब है। ठीक है, तो टवर्ग का पांचवा कौन सा है, अण है। इसी जो अनुस्वार बिंदी है, यदि टवर्ग आ गया यानी ट, ढ आ गया, तो ये जो अनुस्वार, ये जो बिंदी है किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। और यदि ये बिंदी के बाद पवर्ग आता है, यानी प, फ, ब, भ, ये आता है, तो ये पवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, म है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके कि परिवर्तन, ये बिंदी यदि पवर्ग का वर्ण है तब बदलेगा, और ये जो बिंदी है यदि चवर्ग का वर्ण आ गया तब किसमें बदलेगा, इया में बदलेगा। और ये बिंदी है और टवर्ग का वर्ण है तो किसमें बदलेगा, अण में बदलेगा। अनुसार का चिन्ह बदलेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या है, जब इसका आएगा तब। फिर यदि अनुसार तो वो किसमें बदलेगा, न में, और अनुस्वार के बाद यदि पवर्ग का वर्ण है तो किसमें बदलेगा, म में बदलेगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको मैं बताई हूँ गंगा। ठीक है, अब जैसे गंग, गंग, गा करते हैं, तो ये जो यहाँ पे देखिए बिंदी है, दिख रही है ना बिंदी, और ये ग है। ग क्या है, कवर्ग है कि नहीं है, ग जो दूसरा वर्ण है ग, अनुसार के बाद ग आ रहा है, यानी कवर्ग का वर्ण आ रहा है, तो ये जो अनुसार किसमें बदलेगा,
अंगा में बदलेगा। यानी यहाँ पे हम गंगा कैसे लिखेंगे, ये जो अनुस्वार अंगा देंगे और ये जो ग है नीचे आ जाएगा, इस तरह से गंगा बन जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही हमारा किंचित, किंचित पढ़ते हैं ना आप लोगों की जो बुक है इसमें जो बच्चा उदाहरण दिया अंचिता, क्या दिया है अंचिता, तो इसको देख लीजिए अम प्लस चित। अब ये देखिए अम ऊपर बिंदी है अनुस्वार वाला, और ये दूसरा जो वर्ण है दूसरे पद का च है यानी चवर्ग का है, तो ये अनुस्वार जो बिंदी है किसमें बदलेगा, ईया में बदलेगा। और तो लिखा है, अब ये जो बिंदी है ईया हो गया, ठीक है। और जो ये चित लिखा हुआ है, चित ऐसे लिख देंगे, देखिए ईया ना, ये चवर्ग, चवर्ग तो क्या हो गया, ईया में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा आना का देख लीजिए, इसमें दिया है, हाँ दिया है कुंठिता, क्या दिया है, कु धन हिता। अब ये देखिए कु में ऊपर जो है बिंदी है यानी अनुस्वार, अब ये अनुस्वार किसमें बनेगा, ठ में, ठ किसका टवर्ग का है, ट दूसरे नंबर पे है ना, तो ये जो ठ है, तो अब इसके आधार पे जो है ये अनुस्वार बदल रहा है, ये जो अनुस्वार है इसके आधार पे बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना हो जाएगा। और ये जो हम कुंठिता लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार हमारा उदाहरण देख लीजिए, क्या है एक उदाहरण हमारा, मंदन, मंद पद है ना, ठीक है। अब ये जो द है किसका, टवर्ग का है, तो अब ये जो अनुस्वार है ये किसमें बदलेगा, ना में बदलेगा, यानी म हो जाएगा, और ये जो अनुस्वार है ना में बदल जाएगा, और द क्या हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मंदह। इसी तरह देखिए पवर्ग में हमारा पम प्लस पा, अनुस्वार का बिंदी है, फिर क्या प है यानी प। अब ये पांचवा अक्षर क्या है, म है, तो अब ये जो अनुस्वार है ये जो बिंदी है ये क्या बन जाएगा, म बन जाएगा, क्या बन जाएगा, म, और क्या हो जाएगा, पाम, क्या हो जाएगा, पम पा। तो जो परिवर्तन हुआ है, जो यहाँ का वर्ण था, अब देखिए क्यों कहा गया, तो ये हो गया प्लस के पद हुआ कि नहीं हुआ, और जो प्लस के इधर ये दूसरा पद है, अब दूसरा पद यदि ग है इसके आधार पे ना अंगा बना है, अनुस्वार जो अंगा में बदला है किसकी वजह से बदला है, ग के आधार पे बदला है, तो ये दूसरा पद है इसकी वजह से ना परिवर्तन हो रहा है, यानी परिवर्तन किसके आधार पे होगा, इसके आधार पे होगा, ठीक है। जो दूसरा पद है उसका जो वर्ण है उसके आधार पे परिवर्तन हो रहा है अनुसार में, इसीलिए इसको बोल दिया गया पर सवर्ण, ठीक है। अब अंगा जो बना है, ग और अंगा का जो उच्चारण स्थान है एक ही है कि नहीं है, अकु विसर्जनी नाम कंठ। इसी तरह अंकित में भी चवर्ग, चर्च के पे जो अनुस्वार है इया बना, ऐसे ही कुंठिता में था, तो इस ठ के आधार पे जो अनुस्वार बदल के क्या बना, अणा बदला बना। इसी ये जो तवर्ग है तो के आधार पे ये जो अनुस्वार है किसमें बदला, ना में बदला, ठीक है। और ये में क्या है, ये जो है और जो ये अनुस्वार है, जो ये दूसरा इसी के आधार पे अनुस्वार बदल रहा है, इसीलिए बोल दिया जाता है पर सवर्ण, यानी दूसरे वर्ण के समान। अब जो दूसरा डिसाइड करेगा कि तुम किस में बदलोगे, अंगा में बदलोगे, इया में बदलोगे, कि अण में बदलोगे, कि न में बदलोगे, कि म में बदलोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो ये जरूर करके लिखिएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी जो है थोड़ा मोटिवेट हो सकूंगी। आज जो मैंने प्रयास किया वो आप लोगों को समझ लें। तो हमारा सैंपल भी मैं बता ही दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई कि जो दूसरा वर्ण है यदि वो कवर्ग का है तो अनुस्वार किस में बदल जाएगा, अंगा में बदल जाएगा। यदि दूसरा वर्ण तवर्ग का है तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका नियम क्या बन के आ गया, तो अनुस्वार श्रवण संधि का नियम क्या बना हमारा, पूरा अभी जितना हम पढ़े उसके आधार पे क्या बना कि अनुस्वार प्लस वर्गीय व्यंजन, क्या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन मतलब समझ गए, जो हिंदी की वर्णमाला है कख ग अंगा चछ ज इया टठ डडाना तथ ददना पफ बब म, तो क से लेके जो म है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, या फिर उदित वर्ण भी बोलते हैं हम। तो इन वर्णों के आधार पे ही अनुस्वार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो नियम क्या बना, अनुस्वार प्लस वर्गीय व्यंजन बराबर हमारा क्या बन जाएगा, पर सवर्ण संधि। क्या पर सवर्ण संधि का नियम निकल के जो अभी तक हम पूरा समझे हैं उसके आधार पे नियम क्या बनेगा, अनुस्वार प्लस वर्गीय व्यंजन बराबर पर सवर्ण संधि, ठीक है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुस्वार, यानी अनुस्वार मतलब क्या हुआ, ये जो अनुस्वार है ये, ठीक है। फिर वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग या पवर्ग। ये जो है यदि कवर्ग रहेगा तो किस में बदलेगा, अंगा में बदलेगा, ठीक। और यदि चवर्ग रहेगा तो किस में बदलेगा, इया में बदलेगा, ठीक। और अनुस्वार के बाद यदि टवर्ग आ गया तो किस में बदलेगा, अण में बदलेगा। और अनुस्वार के बाद यदि टवर्ग आ गया, ठीक है, अनुस्वार के बाद यदि टवर्ग आ गया तो क्या बनेगा हमारा, तथा तथा न में बदलेगा, ठीक। फिर यदि अनुस्वार के बाद हमारा पवर्ग आ गया तो क्या बनेगा, हमारा म बनेगा, क्या बनेगा, म बनेगा। इतनी बातें समझ में आई, घालमेल हो गया ना। चलिए यहाँ पे कर दूं, ये जो अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार वो यदि कवर्ग आ गया तब तो अंग में बन जाएगा, किसमें बन जाएगा, अंगा में। और यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद चवर्ग आ गया तो किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार बदलेगा, अनुस्वार बदलेगा, लेकिन किसके आधार पे, जो कवर्ग आएगा उस वर्ण के आधार पे बदलेगा, इतना ध्यान रखना है। यदि टवर्ग आ गया तो अण में, टवर्ग आ गया तो न में, पवर्ग आ गया तो म में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। मैंने जो इस सवर्ण संधि में यही याद रखना है कि जो अनुस्वार वाला वर्ण है वो किसमें बदल जाएगा, अंग, चाहे इया में, चाहे अण में, चाहे न में, चाहे म में। लेकिन किस, यदि कवर्ग है तब तो अंगा में बदलेगा, घ में से कोई भी वर्ण है, लेकिन वो बदलेगा किसमें, अनुस्वार, अंगा में बदलेगा। अनुस्वार बदलेगा लेकिन जो बात है कवर्ग का उसके आधार पे बदलेगा। यदि चवर्ग आ गया तो ई बन जाएगा, और आ गया तो अण बन जाएगा अनुस्वार। और यदि टवर्ग आ गया तो अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, टवर्ग के न में बदल जाएगा। और अनुस्वार के बाद यदि पवर्ग आ गया तो पवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, म, तो अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, म में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने जो अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। अब आप लोगों को कितना समझ में आया है आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कमेंट के जरिए भी बता सकती हूँ, और बाद में जैसे सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर बाद में भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी जो है अभी भी पूरा ही समझा रही हूँ, लेकिन कोई कमी बेसी रह जाएगी तो वो बाद वाले जब वीडियो बनाऊंगी तब जो है बताऊंगी, ठीक है। तो ये नियम हो गया, सूत्र पढ़ लिए, नियम पढ़ गए, उदाहरण भी तो वैसे पढ़ ही लिए हैं, लेकिन आप लोगों को 2-3 उदाहरण मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नियम जान गए, उदाहरण के जरिए ही जाने हैं, लेकिन फिर से भी एग्जाम्पल के जरिए 2 देख लेते हैं। अब क्या है हमारा उदाहरण, उदाहरण में एक उदाहरण है हमारा खंड। अब इसमें इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द निकल के आएगा हम, ठीक है, एक आएगा हमारा ड। अब यहाँ पे ऐसे ड बन गया, ये ट ठ ड ढ अण, जो टवर्ग है, ये जो ड है किसका वर्ण है, टवर्ग का है, किसका है, और टवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, अण है, ठीक है। ये जो डमरू वाला ड बोलते हैं आप लोग, ट ठ ड, ठीक है, वो है। अब ये टवर्ग का वर्ण है, तो टवर्ग का जो पांचवा वर्ण कौन सा है, अण है, या टवर्ग का जो अनुस्वार वर्ण है क्या है, अण है। तो ये जो अनुस्वार है किसमें बदलेगा, अण में बदलेगा, यानी ये जो ड़ है ये बन जाएगा और ये खंड ऐसे हो जाएगा। तो परिवर्तन किसके आधार पे हुआ, अब ये पहला पद है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब संधि होती है तो 2 पद होते हैं, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद, ठीक है। तो ये जो खंड पद है तो पहले पद में अनुस्वार, ख के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है कि नहीं है, ठीक है। जो नियम निकल के आया है, अनुस्वार प्लस वर्गीय व्यंजन बराबर परसवर्ण वर्ण, ठीक है। तो पद में अनुस्वार है कि नहीं है, ये जो खा पे बिंदी लगा है ये अनुस्वार है कि नहीं है। और जो दूसरा है ये जो ड है हमारा क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ जो हम पढ़ते हैं वर्ण, उसमें से है कि नहीं है, टवर्ग का। तो पांचवा वर्ण कह लीजिए, चाहे टवर्ग का अनुनासिक वर्ण अण होता है, ठीक है। मेन अनुनासिक वर्ण जान लीजिए, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, अंग है, अण है, न है, म है, ठीक है। ये पांचों क्या है, अनुनासिक वर्ण है। तो ये यानी ये जो अनुस्वार है के आधार पर अण में बदल गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, एक उदाहरण समझ में आ गया कि पहले पद में अनुस्वार है, अब ये जो अनुस्वार है इधर वाला जो दूसरा पद है उसके आधार पे बदला है, जो ये
इसके आधार पे ये अनुस्वार किस में बदला है, इस अण में बदला है। बदला है कि नहीं बदला है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसमें कुछ उदाहरण है। एक है अंकिता, संकल्प, अंचिता। दूसरा उदाहरण है हमारा अनचित। ठीक है, इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द बन के आएगा अम, ठीक है, और एक आएगा हमारा शब्द चित। तो ये अ क्या है, पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है चिता। ठीक है, चिता में जो ये च है, जो च है वर्गीय व्यंजन में से वर्ण है कि नहीं है, चवर्ग। और चवर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या बनता है, इया बनता है। क्या बनता है, इया। या चवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा बनेगा, इया बनेगा। ठीक है, अब ये जो अनुस्वार है, ये जो अ के ऊपर ये बिंदी लगा है अनुस्वार, ये किसमें बदल जाएगा, इया में बदल जाएगा। और तुम लिख लिए, अब ये जो अनुस्वार है इया बन गया। ठीक है, और जो चिता लिखे हैं, इस चिता को जब हम लिखते हैं तो ऐसे बन जाता है, चिता। बना कि नहीं बना, और ऐसे का ऐसे ही उतार लिए। अब ये जो बिंदी बनाया था अनुस्वार वाला, ये इया में बदल गया, और ये जो चिता इधर वाला जो वर्ण है यही बना है। अब यहाँ पे इया क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि चवर्ग का वर्ण है। तो चवर्ग के आधार पे चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या इया है, इसलिए ये अनुस्वार इया बन गया। तो ये बाद ही तो डिसाइड कर रहा है ना कि तुम अंगा बनोगे कि इया बनोगे कि अणा बनोगे कि न बनोगे कि म बनोगे। इसीलिए इसको कहा गया है पर सवर्ण, यानी दूसरे वर्ण के समान। यानी ये जो दूसरा वर्ण है ये अनुस्वार को बदलने पर मजबूर कर रहा है कि तुम किस स्थिति में बनोगे, अंगा बनोगे कि इया बनोगे कि अणा बनोगे कि न बनोगे कि म बनोगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं हम लोग महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों की जो बुक है इसमें जो मेन जो है हमारा कौन कौन सा उदाहरण दिया है, अंकिता दिया है, और क्या दिया है, संकल्प, और क्या दिया है, कुंठिता, अंचिता। ठीक है, और भी हमारे एग्जाम्पल क्या है, पंपा है, और क्या है, गंगा है। ठीक है, पंपा है, गंगा है, खंड है, घंटा है। उसको देख के हम कैसे जान जाएंगे कि इसमें पर सवर्ण संधि हुई है। तो संधि के बीचों बीच हमें अंगा, इया, ण, न, म, इन पांचों में से कोई एक वर्ण देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए अंडरलाइन लगाई हूं मैं, अंकिता में अंगा है, संकल्प में अंगा है, कुंठिता में अणा है, अंचिता में इया है, पंपा में म है, गंगा में अंगा है, खंडा में जो है अणा है, और घंटा में भी अणा है, और मंदा में भी क्या है हमारा न देखने को मिल रहा है। यानी ये जो पांचों वर्ण है इसमें से एक वर्ण देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब बीचों बीच शब्द के इया, म, अंगा, न, न, म कोई वर्ण देखने को मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये पर सवर्ण संधि का उदाहरण है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा जो है सवर्ण संधि, सवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार निकल के आया, यही मतलब यह प्रत्याहार है, और पर सवर्ण यानी जो इसका परिवर्तन होगा दूसरे वर्ण के आधार पे होगा। कहने का मतलब यही है। तो पहला पद अनुस्वार होना चाहिए, जो संधि करेंगे तो संधि में जो पहला पद है उसमें अनुस्वार होना चाहिए, और जो दूसरा पद है वो वर्गीय व्यंजन होना चाहिए, यानी यह प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अब यह प्रत्याहार कैसे बना वो मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यह प्रत्याहार में लगभग हमारा हिंदी वर्णमाला का जो पांचों वर्ण है, पांचों स्पर्शी व्यंजन कह लीजिए, चाहे उदित व्यंजन कह लीजिए, चाहे वर्गीय व्यंजन कह लीजिए, वही वर्ण आ रहे हैं लगभग। ठीक है, तो वो वर्ण हो गए। तो वर्ग के आधार पे अंगा बनेगा, चवर्ग आ गया तो इया बनेगा, आ गया तो अणा बनेगा, तवर्ग आ गया तो न बनेगा, पवर्ग आ गया तो म बनेगा। इतना ध्यान में हमें क्या है रखना है। ठीक है, यानी जो वर्ण है अपने वर्ण के समान ही पांचवा वर्ण बनेगा, या हम 1 2 3 4 कोई भी वर्ण हो, कवर्ग का चारों में से कोई भी वर्ण हो, लेकिन उसका परिवर्तन किसमें होगा, अंगा में ही होगा। इसी तरह च छ ज झ चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो लेकिन बदलेगा इया में बदलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब ये उदाहरण हमारा, और इसकी ट्रिक क्या है, शब्द के बीचों बीच हमें अनुस्वार वर्ण यानी अंगा, इया, ण, न, म इन पांचों वर्णों में से कोई एक वर्ण देखने को मिलेगा, तब हम समझ जाएंगे कि वो संधि किसका उदाहरण है, पर सवर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अनुस्वार में क्या था कि बिंदी रूप में मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अंगा, इया, ण, न, म के रूप में मिल रहा है। उसमें म अनुस्वार में बदल रहा है, लेकिन इसमें जो म है किसमें बदल रहा है, अंगा में बदलेगा, चाहे इया में, चाहे अणा में, चाहे न में, चाहे म में बदलेगा।
तो आई होप मैंने जो है पर सवर्ण संधि का फुल्ली एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हूँ और इसको अच्छे से आप लोगों को समझ में आया भी होगा और अपनी तरफ से मैंने पूरा जो है इजी वे में बताया है कि कोई यदि 6 लेवल का भी बच्चा देख रहा है, चाहे 7th का, चाहे 8th का, चाहे 9th का, चाहे 10th का, चाहे 11th, चाहे 12th,